आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होता है, और आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका वास्ट्रो विजय, ज्योतिष और वास्तु का सलाहकार, आपका गाइड, आपका वेलविशर। आज हम बात करने वाले हैं आप अपने किसी कमज़ोर ग्रह को कैसे उसके फ्रेंड प्लैनेट्स का हेल्प लेकर के मजबूत कर सकते हैं, उसका असर अच्छा कर सकते हैं, और कैसे आप किसी मारक प्लैनेट के असर को कम कर सकते हैं उसके एंटी प्लैनेट्स को एक्टिव करके। क्योंकि जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, मेडिसिन्स नहीं थी, ट्रायल नहीं हुए थे, तब तक हमें क्या कहा जाता था? घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलने से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। क्यों? सो दैट आप उनसे, कोविड के बैक्टीरिया से, कोविड के वायरस से असर ना हो आपके ऊपर, आप उससे संक्रमित होने से बचें, आपके ऊपर कोविड के वैक्सीन, कोविड के बैक्टीरिया का, कोविड के वायरस का इन्फेक्शन ही ना हो। या हमने और क्या किया? हमने काढ़ा पिया, हमने गिलोय की डंठल, गिलोय की पत्तियाँ, उसके जूस खाए, ठीक है, हमने गर्म चीज़ें पी, हमने बहुत सारे भाप लिए। क्यों लिए? सो दैट हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। तो कोविड वायरस को आप ऐसा समझिए कि ये आपके कुंडली का मारक प्लैनेट है। अब मारक प्लैनेट का अगर आपके पास दवाई ना हो, तो आपने क्या किया? आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया। तो आपकी जो कुंडली है, आपके कुंडली में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला कौन है? वो है आपके फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड। किसी भी कुंडली का जो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होता है, ये आपके लिए परम कारक होते हैं। तो इट मीन्स अगर आप अपने लग्नेश, पंचमेश, नवमेश को स्ट्रांग बना लेते हैं, तो आपका कुंडली का जो इम्यूनिटी होता है वो बढ़ जाता है। किसी भी कुंडली का फलन करने के पहले, किसी कुंडली की एनालिसिस करने के पहले सर्वप्रथम हमें लग्न, लग्नेश कितना पावरफुल है ये देखना चाहिए, पंचमेश, नवमेश ये कितने मजबूत है ये देखना चाहिए। अगर कुंडली के बाकी 9 घर कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन पहला, पाँचवा, नवा ये 3 घर आपको स्ट्रांग मिल जाएं, तो अब आप बेफिक्र हो जाओ। बाकी 9 भाव कहीं भी कुछ भी जाते रहें, आपको आपका जीवन, आपका ज्ञान, आपका भाग्य सब कुछ लाके देगा, आपके हाथ में देगा। सो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके कुंडली की जो इम्यूनिटी है, वो होती है फिफ्थ, फर्स्ट और नाइन्थ, जो त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण। इसीलिए कहा जाता है आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षत रक्षता, आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 ज्योतिष हमारे ग्रंथों से निकली है, ठीक है। तो ज्योतिष आपको वो चीज़ कहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताती है कि भाई आप ऐसा करो जिससे आपका मेंटेन रहे ग्रोथ, मेंटेन रहे आपका जीवन, मेंटेन रहे आपका भाग्य और आपका हेल्थ। सो अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड के दौरान काढ़ा पिए, गिलोय की पत्तियाँ पिए, भाप लिए, और बाकी आपने जो भी प्रिकॉशंस किए उनको आपने करके रखा, तो ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में किसी मारक प्लैनेट से आप परेशान हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका जो एंटी प्लैनेट है, उस प्लैनेट को एक्टिव कर सकते हैं। या कोई आपके कुंडली का कारक प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, वो कमज़ोर पड़ा है, तो उसको आपको स्ट्रांग कैसे करना है, आज हम बात करेंगे इस पर। तो बात करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जो कुंडली होती है, अच्छा कुछ ऐसे भी आप में से दर्शक हो सकते हैं जो ज्योतिष के लिए बिल्कुल नए हैं। तो अगर आपको कुंडली के बारे में नहीं मालूम है, तो आप क्या करें, आपके पास अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस होना चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोसेज है, दृक पंचांग है, किसी भी ऐप पे जा कर के अपनी डिटेल डालेंगे तो आपके सामने एक कुंडली आ जाएगी। आपकी कुंडली कुछ ऐसे आएगी जिसमें ये 12 खाने होंगे। इन 12 खानों में आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह किसी न किसी खाने में बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप ऐसे ही क्लॉकवाइज पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे खाने गिनते हुए 12 खाने गिन लेंगे। जिस खाने में जो ग्रह बैठा है, उस खाने में उसकी उपस्थिति को आपको समझ लेनी है, नोट कर लेनी है। अब हर एक खाने में एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होता है राशि का नंबर। राशियां जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं।
कहीं पर राशि लिखी होती है, कहीं पर इनका नंबर लिखा होता है। 1 मतलब मेष, 12 मतलब मीन, 7 मतलब तुला, 8 मतलब वृश्चिक। तो इस क्रम में आपको समझना चाहिए। अब मैं राशियाँ बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि राशियाँ का जो होती है ना, इनका एक तत्व होता है। जैसे 1, 5, 9 ये राशियाँ होती हैं अग्नि तत्व की राशियाँ, फायर एलिमेंट्स की राशियाँ होती हैं। 2, 6, 10 ये राशियाँ जो होती हैं पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं, अर्थ एलिमेंट की राशियाँ होती हैं। 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियाँ होती हैं। और 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियाँ होती हैं। तो 4 तत्व जो हैं मुख्य रूप से राशियों में पाए जाते हैं। 5वां तत्व है स्पेस। स्पेस एलिमेंट हर जगह है, तो स्पेस एलिमेंट को राशियों में जगह नहीं दी गई है। अब आपका प्लैनेट किस तरह की राशि पर बैठा है। अगर आपका प्लैनेट 1, 5, 9 पे बैठा है तो फायर एलिमेंट पे बैठा है। अगर आपका प्लैनेट 2, 6, 10 पे बैठा है तो अर्थ एलिमेंट की राशि पे बैठा है। अगर आपका प्लैनेट 3, 7, 11 पे बैठा है तो एयर एलिमेंट की राशि पे बैठा है। और अगर आपका प्लैनेट 4, 8, 12 राशियों पर बैठा है, अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन इन राशियों पर बैठा है, तो अब आपका प्लैनेट वाटरी साइंस पर बैठा है, जलीय राशियों पर बैठा है। इससे होगा क्या, जब आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उपाय आपको कैसे करना है, उसका कनेक्शन यहाँ से है। पहले हम ग्रहों की राशियों से संबंधित उपाय की बात कर लेते हैं, फिर हम हर एक प्लैनेट के मजबूत करने के लिए और हर एक प्लैनेट को कमज़ोर कैसे करें उसकी भी बात करेंगे। तो पहला सेगमेंट, ग्रहों की राशियों के आधार पर हम उनका उपाय कैसे सटीक करें। जैसे कोई भी ग्रह अगर फायर एलिमेंट पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स वो ग्रह आपसे कह रहा है कि अब मेरा इलाज आग से करो। आग मतलब हवन से करो, हवन सामग्री बनाइए और आग में उस ग्रह की जो हवन सामग्री है उसको आप डालते जाइए और हवन सामग्री से आप हवन कर लीजिए। उस ग्रह का जो मंत्र है हवन देने वाला, उस हवन के मंत्र से उस ग्रह की लकड़ी से आपको हवन कर लेना है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सभी की अपनी अपनी लकड़ी है। लकड़ियों की बात हम आगे करेंगे। तो जो ग्रह फायर एलिमेंट पर बैठे हैं उनका उपाय करने के लिए आपको उस ग्रह की लकड़ी से देसी घी में डुबा करके आप लकड़ी लीजिए, उस ग्रह की देसी घी में डुबाइए और हवन करते जाइए उस ग्रह के मंत्र से 9 बार, 27 बार या 108 बार, या आप 12 बार भी कर सकते हैं। क्यों, जब आप किसी प्लैनेट की 9 बार हवन करते हैं, 9 मीन्स 9 ग्रह, ठीक है, 9 हवन कर सकते हैं। आप किसी प्लैनेट की जब 12 बार हवन करते हैं, हवन संविधा से डालते हैं, दैट मीन्स आपकी कुंडली की 12 राशियाँ आपने उनको कवर कर लिया। और जब आप किसी प्लैनेट के लिए हवन करते हैं 27 बार, दैट मीन्स 27 नक्षत्र आपने उनको कवर कर लिया। और जब आप 108 बार करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में 108 जो होता है ये सबसे पवित्र नंबर है। तो आपको माला देखेंगे आप, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, तो इनमें 108 जो है मन के होते हैं, 108 गुरियाँ होती हैं, ठीक है। तो 108 या 27 या 12 या 9 इतनी बार आपको हवन करना चाहिए यदि आप किसी भी ग्रह की करते हैं तो ये हुआ फायर एलिमेंट्स पे बैठे हुए ग्रहों का उपाय, ठीक है ना। आप किसी भी ग्रह का उपाय कर रहे हैं, अगर वो फायर एलिमेंट पे बैठा है तो आप उसकी हवन करनी चाहिए, सो दैट वो ग्रह आपसे जल्दी प्रसन्न होगा या शांत होगा। हवन का मंत्र आपको हम आगे बताने वाले हैं। अब अगर किसी ग्रह का आप देख रहे हैं कि वो पृथ्वी तत्व की राशि पे बैठा है, ठीक है, 2, 6, 10, 2, 6, 10 कौन सी है, वृषभ, कन्या, मकर। अब कोई ग्रह अगर वृषभ, कन्या, मकर पे बैठा है तो वो कह रहा है जो मेरी लकड़ी है या जो मेरा रत्न है या जो मेरा अनाज है वो आपको धरती के अंदर दबा देना है। आप धरती के अंदर दबा सकते हैं या धरती पर ले जा करके उस अनाज को आप रखाइए। चिड़िया, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू जो भी होंगे वो आकर के उस अनाज को खाएंगे और आपका वो प्लेनेट पृथ्वी तत्व पे अंदर होने की वजह से उस उपाय से शांत होगा। अब अगर कोई ग्रह 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला, कुंभ इन राशियों पर बैठा है तो ये वायु तत्व की राशियां हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उस ग्रह का मंत्र जप करना है, ठीक है। मंत्र जप करेंगे तो आप
का मंत्र हवा में निकलेगा। हवा में आपकी वाणी जो है, उच्चारण जो भी आप करेंगे वो हवा में जाएगी। हवा में जाएगी तो वो ग्रह आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि वो वायु तत्व की राशि में बैठा है और आपने वायु तत्व में ही उसका इलाज किया, तो वो ग्रह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। सेम वे एट द एंड अगर आप देखेंगे कोई ग्रह जलीय तत्व की राशि में बैठा है, 4, 8, 12 में बैठा है, आपने उसका उपाय किया कैसे? उसके तत्व को, उसके एलिमेंट को, उसके अनाज को, उसके रत्न को, उसकी कोई संबंधित चीज को आपने जल प्रवाह किया, तो भी वो ग्रह जल्दी प्रसन्न होगा और जल्दी आपको अच्छा फल देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका उपाय आपको अगर जलीय राशियों में बैठे हो, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो पानी में इनका जो आपको अनाज या रत्न प्रवाह कर देना चाहिए। रेगुलर प्रवाह करते रहेंगे। 27 जिस ग्रह का दिन है, जैसे सूर्य का दिन है संडे, चंद्रमा का दिन है सोमवार, तो सोमवार के सोमवार आप 27 दिन प्रवाह करते रहिए। आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपको अच्छा फल मिलने लगेगा। तो ये तो था कि ग्रह का जो तत्व होता है, उस तत्व के आधार पर आप कैसे किसी ग्रह का इलाज करें, उपाय करें। अब हम बात करते हैं कि किसी ग्रह का पावर बढ़ाना है या किसी ग्रह का पावर कम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्त का दोस्त इक्वल टू आपका दोस्त, और आपके दुश्मन का दुश्मन इक्वल टू आपका दोस्त। तो जैसे कोई प्लेनेट है, वो प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है, तो दैट मीन्स वो आपके लिए मारक है। और जब आपके लिए मारक है, तो आपके कुंडली में जो कारक प्लेनेट होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके उस मारक प्लेनेट के दुश्मन होंगे। ठीक है, अब जैसे मेष लगन की कुंडली ले लेते हैं। मेष लगन की कुंडली में आपका सूर्य, आपका मंगल, आपका बृहस्पति हो गए कारक, और बुध, शुक्र, शनि ये हो जाते हैं मारक या आकारक या बाधक। तो हमें क्या करना है? अगर आपको बुध परेशान कर रहा है, ठीक है, तो बुध को शांत करने के लिए या तो आप सूर्य की सहायता लें, क्योंकि जहाँ सूर्य आ जाएगा, सूर्य इक्वल टू बुध के पिताजी, तो पिताजी के सामने बच्चे शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सूर्य का सहायता ले सकते हैं, या फिर बुध को शांत करने के लिए आपको उनके सामने बृहस्पति को खड़े कर देना है। बृहस्पति कैसे खड़े होंगे? आपको बृहस्पति के मंत्रों का जप कर लेना है। बृहस्पति या सूर्य किस राशि पर बैठे हैं? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, किस तत्व की राशि में बैठे हैं, उस राशि के अनुसार आप उस ग्रह को मजबूत करिए, उनका उपाय करिए, आपका बुध उनके सामने शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका या तो उस प्लेनेट के सामने खड़ा कर दिया जो प्लेनेट उसके सामने आने पर शांत हो जाता है, या उसकी रिस्पेक्ट करता है, या उससे वो डरता है। जैसे बुध को बृहस्पति शांत कर सकते हैं। बुध के दुश्मन है बृहस्पति, बुध के दुश्मन है मंगल, ठीक है, और बुध के पिता हैं सूर्य। इनको आप प्रबल करके अपने बुध को शांत कर सकते हैं। मेष राशि वालों, अगर मेष राशि वालों को शुक्र परेशान कर रहा है, ठीक है, तो शुक्र के दुश्मन कौन है? शुक्र के दुश्मन भी है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति को एक्टिव करिए, आपका शुक्र भी शांत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मेष राशि वाले अगर अपने बृहस्पति को मजबूत रखें, अच्छा रखें, डैमेज ना करें, तो बृहस्पति आपके बुध को भी शांत रखेंगे, शुक्र को भी शांत रखेंगे, और शनि को भी शांत रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशि, अलग अलग लग्नों के लिए कारक, मारक, बाधक, प्लैनेट अलग अलग होते हैं। तो हम प्लैनेट टू प्लैनेट बात कर लेते हैं पहले। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सूर्य के दुश्मन होते हैं राहु, शनि और केतु। सूर्य का जो ग्रहण है इन तीनों प्लैनेट्स को नहीं लगता है। ठीक है, तो आप अपने राहु को मजबूत करें, शनि को मजबूत करें, या केतु को मजबूत करें। बस आपके सूर्य को ये कंट्रोल कर लेंगे, आपके सूर्य को ये सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। इससे आपका क्या होगा? जो सन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी समस्या है आपके पास, सपोज आपको कोई एरिया का डॉन है वो परेशान कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक है कि आप उस डॉन के सामने सरेंडर हो जाओ, भाई माई बाप मालिक तुम ही हो, जो कहोगे वो मैं करूँगा। एक ये तरीका होता है।
दूसरा तरीका होता है अपने डॉन के कंपैरिजन में किसी दूसरे डॉन से जिससे उसकी नहीं दोस्ती है, जिससे उसकी पड़ती नहीं है, आप उस डॉन के पास चले गए, उससे आपने दोस्ती बना ली। या आप अपने एरिया के किसी विधायक, सांसद, नेता या किसी बड़े अधिकारी से दोस्ती बना ली। तो अब उस अधिकारी, नेता, सांसद, विधायक की वजह से वो डॉन आपको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा हमें करना है प्लैनेट्स के लिए भी। प्लैनेट्स में भी दोस्ती और दुश्मनी होती है, तो आप प्लैनेट्स के लिए भी इन चीज़ों को एक्टिव करके यूज कर सकते हैं। चंद्रमा है, अगर आपको चंद्रमा बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप क्या करें, चंद्रमा का सबसे परम दुश्मन है केतु। चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाते हैं, सूर्य को ग्रहण राहु लगाते हैं। और चंद्रमा के दुश्मन है शनि, चंद्रमा के दुश्मन है शुक्र। इन्हें आप एक्टिव करें, ये आपके चंद्रमा को सप्रेस करेंगे, आपके चंद्रमा को ये कंट्रोल करेंगे, आपका चंद्रमा कंट्रोल होगा। या आप चंद्रमा को शांत करने का उपाय कर सकते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से कैसे काउंटर किया जाए। तो आपको उनके जो एंटी प्लैनेट हैं उन्हें आपको एक्टिव करना है। अब अगर आप मंगल से परेशान हैं तो मंगल क्या करता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, छोटे भाइयों बहनों से आपके रिश्ते खराब कर देता है। तो आपको करना क्या है, मंगल के दुश्मन है शनि, आपको शनि को एक्टिव करना है। शनिदेव की शनिवार आप पूजा पाठ करिए, काले भैंसे को आप बड़े खिलाइए, उड़द के बना करके बड़े काले भैंसों को खिलाइए, बटुक भैरव के मंदिर में जाइए या शनिदेव के शरणों में जाइए, अपने आप आपके मंगल को कंट्रोल करेंगे। अब अगर आप बुध से परेशान हैं, बुध की हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आप बृहस्पति से परेशान हो रहे हैं तो आपको शुक्र को एक्टिव करना चाहिए। शुक्र जो है बृहस्पति के परम दुश्मन है, बुध भी बृहस्पति के दुश्मन है। बुध और बृहस्पति में बुध बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं, बृहस्पति जो है बुध को दुश्मन नहीं मानते हैं। बृहस्पति बुध पर प्रेम सब जो होती है स्नेह वाली दृष्टि रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो पत्नी है उन्हीं के संतान है बुध महाराज। हालांकि बुध के जो पिताजी हैं वो चंद्रमा है। तो बृहस्पति बुध को स्नेह दृष्टि से देखते हैं और बुध बृहस्पति को दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं, और बुध चंद्रमा को भी दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं, और चंद्रमा सबको सम दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप बृहस्पति से परेशान हैं तो शुक्र को आप एक्टिव करिए। शुक्र एक्टिव होंगे तो आपका बृहस्पति बैलेंस करेंगे। अगर आप शुक्र से परेशान हैं तो आपको बृहस्पति को एक्टिव करना है। ठीक है, अपने आप आपका शुक्र को बैलेंस करेंगे फिर बृहस्पति महाराज। अब अगर आप शनि से परेशान हैं तो शनि के लिए आपको मंगल को एक्टिव करना है, या सूर्य को एक्टिव करना है, या बृहस्पति को एक्टिव करना है। शनि को बैलेंस करने के लिए ज्ञान से बैलेंस करना है तो बृहस्पति को ले आइए, पावर से बैलेंस करना है तो मंगल अथवा सूर्य को ले आइए। आपके शनि को ये कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे। और अगर राहु को बैलेंस करना है तो राहु के लिए आपको सर्वप्रथम, राहु क्या करते हैं, आपको मन से कमज़ोर करते हैं, मेंटली आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको चंद्रमा सबसे प्रथम मजबूत करना चाहिए राहु के लिए। चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। प्लस आपको राहु कंट्रोल करने के लिए मंगल को और बृहस्पति को भी एक्टिव कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उन्हें आपको एक्टिव करना है। वंस दे आर एक्टिव, आपके लाइफ में राहु के प्रभाव, राहु की समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन जब भी आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आए तो मेरा आपको एक सलाह है, आप राहु की पावर शुरू में ही मत कम करो, थोड़ा दिन देखो। क्योंकि राहु कई बार जब देने भी आते हैं ना तो आपको भिखारी से राजा बना देते हैं। तो राहु का उपाय हमेशा मत करिए। राहु की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चेंज हो रही है तो आप पहले उनको देखिए। इफ राहु इज सपोर्टिंग देन डोंट डू एनीथिंग, जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हो राहु, ऐसा हो सकता है, और आपने उनका उपाय कर दिया, राहु आपको कुछ दिए ही नहीं, चले गए। ठीक है, राहु आए, पूरा बंडल लिए थे और दरवाजे पे लोहा लगा दिया, ताला लगा दिया, दरवाज़ा खुला ही नहीं। डोरबेल आपने ऐसा कर दिया कि डोरबेल बजा नहीं सके, दरवाज़ा खुल नहीं सका, और राहु अपना सामान लेके चले गए। तो आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए राहु से डरे नहीं। कोई भी प्लेनेट सभी के लिए खराब नहीं होता, कोई भी प्लेनेट सभी के लिए अच्छा नहीं होता, माइंड इट। अब अगर केतु से आप परेशान हैं तो क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। केतु के जो दुश्मन हैं वो हैं कौन, चंद्रमा।
आप चंद्रमा अच्छा करें, केतु अच्छा होगा। मन में उल्टे सीधे ख्याल, भ्रमित होना, जबान, वाणी, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और केतु जिनके सामने शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। आप बृहस्पति को एक्टिव करिए, राहु आपके, केतु आपके, दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप प्लैनेट्स को एक दूसरे के सामने खड़ा करके बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की कौन कौन सी लकड़ी होती है, कौन से इनके मंत्र होते हैं, कौन से इनके अनाज होते हैं, और कौन से इनके रत्न होते हैं जो आप दान कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, या आप इनका मंत्र जप करके कैसे उपाय कर सकते हैं। एक होता है सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज। यदि आप सप्त धान्य से हवन करते हैं या सप्त धान्य दान करते हैं तो आपके राहु केतु दोनों एक साथ बैलेंस होते हैं। इसलिए सप्त धान्य का उपाय आपको करना चाहिए अगर आप राहु केतु से परेशान हैं तो। सप्त धान्य में कौन कौन से धान्य आते हैं? वो हैं गेहूं, उड़द, मूंगा, चना, जौ, कंगनी और चावल। सूर्य का जो रत्न है, सूर्य का जो मेटल है वो है सोना, और सूर्य का जो अनाज है वो है गेहूं। ठीक है, कनक, कनक गेहूं भी होता है, कनक सोना भी होता है। सूर्य का जो रत्न है वो है माणिक, सूर्य का जो मेटल है वो है तांबा। जो जानवर देखेंगे तो जो लाल गाय होती है वो सूर्य से संबंध रखती है। आप लाल गाय की सेवा करेंगे तो भी आपका सूर्य मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, आपको अच्छे फल देने का प्रयास करेगा। गुड़ और घी ये भी सूर्य के ही एरिया में आते हैं। गुड़ घी का हवन आप कर सकते हैं, इससे भी आपके सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। कमल का पुष्प, लाल कपड़े, लाल चंदन, मूंगा और केसर, इससे भी आप अपने सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। और सूर्य का अगर आप मंत्र जपते हैं तो आपको 7000 मंत्र जपना चाहिए। और सूर्य का जो आपको मंत्र जपना है वो सूर्योदय के समय जपना है। सूर्य का जो मंत्र होगा वो होगा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। और सूर्य की जो लकड़ी होती है वो होती है आग, अर्थात मंदार की लकड़ी। उससे आपको देसी घी में डुबा करके हवन करना चाहिए। अब अगर चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा का अनाज होता है चावल, चंद्रमा का जो रत्न होता है वो होता है मोती, चंद्रमा के लिए जो गाय होती है वो होती है सफ़ेद गाय, और सोना जो है चंद्रमा से भी संबंधित है, चांदी भी चंद्रमा से संबंधित होती है, आप सोने या चांदी का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद बैल ये भी चंद्रमा से संबंधित होते हैं। मिश्री ये भी चंद्रमा से संबंधित होती है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद कपड़े ये भी चंद्रमा से अपना संबंध रखते हैं। शंख, कपूर ये भी चंद्रमा से अपना संबंध रखते हैं। और चंद्रमा के लिए जो मंत्र आपको जपना है 11,000 संख्या में मंत्र जपना है अगर आप मंत्र जपते हैं तो। और चंद्रमा क्योंकि शाम को आता है तो आपको चंद्रमा का जप, चंद्रमा का उपाय शाम को करना चाहिए। और चंद्रमा का जो मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः। और चंद्रमा की लकड़ी है पलाश, पलाश की लकड़ी को देसी घी में डुबा करके आपको हवन करना चाहिए अगर आप चंद्रमा को शांत करना चाहते हैं तो। अगर मंगल की बात करेंगे तो मंगल महाराज का जो रत्न है वो है मूंगा। मंगल महाराज का जो अनाज है वो है मसूर की दाल या मसूर आप कह सकते हैं। और तांबा, सोना ये भी इनके क्षेत्र में आता है। मूंगा इनका रत्न होता है। केसर इनसे भी संबंध रखता है। लाल कपड़े, लाल गाय इनसे भी इनका संबंध है। गुड़ से भी इनका संबंध है। घी से भी इनका संबंध है। लाल कनेर ये भी आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं। और केसर के साथ साथ कस्तूरी भी मंगल से संबंध रखती है। मंगल का जो मंत्र है वो आपको जपना है 10,000 बार। और सूर्योदय के समय मंगल का मंत्र आपको जप करना है। जो मंगल का मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रौम सः भौमाय नमः। और खैर की लकड़ी को आपको यूज करना है मंगल के लिए खास हवन करने के लिए। अगर बुध की बात करें तो इनका जो अनाज है वो है मूंग, और इनका जो रत्न है वो है पन्ना। साथ ही कांसा जो होता है, कांसा भी इनका रत्न होता है। सोना से इनका भी संबंध है। और शक्कर, घी और हर रंग के जो पुष्प होते हैं, सारे रंग के पुष्प, खास करके हरे रंग के पुष्प, हरियाली गार्डन, उनसे भी बुध का खास संबंध होता है, खास कनेक्शन होता है। जो फल होते हैं, जो अनेक तरह के मौसमी फल, उनसे भी बुध का संबंध होता है। हालांकि जितने रसीले पदार्थ होते हैं उनसे चंद्रमा का भी संबंध होता है। हाथी का जो दांत होता है उससे भी बुध का संबंध होता है। और कपूर से भी बुध का संबंध होता है। साथ ही तुलसी, शंख, कौड़ी इनसे भी
बुध का संबंध होता है। तो इन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। बुध के लिए जो मंत्र आपको जपना है वो 9000 बार जप करना है। सूर्योदय के समय इनका मंत्र आपको जप करना है। इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। और अपामार्ग नाम की जो लकड़ी होती है उससे इनका आपको खास हवन करना चाहिए। ये लकड़ियाँ सारी आपको अगर किसी भी पंसारी की दुकान पे, किराने की दुकान पे नवग्रह की लकड़ी मांगेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें सारे ग्रहों की लकड़ियाँ होती हैं और उन पर लिखा भी रहता है, ये सूर्य की, ये चंद्रमा की, ये मंगल की, ये बुध की, गुरु की लकड़ियों पर लिखा भी रहता है। आप उनसे भी ट्रेस कर सकते हैं। और गुरु के लिए अगर आप देखेंगे तो गुरु का जो होता है पीला अनाज, जैसे पीला अनाज कौन सा होता है, गेहूँ भी हो सकता है, चने की दाल जो पीला है वो गुरु का क्षेत्र है। केला गुरु का है, पीला कपड़ा गुरु का है, और सोना गुरु का है। कांसे का बर्तन ये भी गुरु के क्षेत्र में आता है। और घोड़े जो होते हैं, ठीक है, वो भी गुरु के क्षेत्र में आते हैं। घी, पीला फूल ये भी गुरु के क्षेत्र में आता है। धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण ये सारे गुरु के क्षेत्र में आते हैं। और गुरु का आपको कोई मंत्र करना है, उपाय करना है तो आपको संध्या के समय करना चाहिए और 19,000 बार मंत्र आपको जप करना चाहिए गुरु के लिए। और जो गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, पीपल की लकड़ी से आपको इनका हवन करना चाहिए। शुक्र के लिए जो अनाज है वो है चावल। शुक्र के लिए देसी घी है। शुक्र के लिए सफ़ेद कपड़े हैं, सफ़ेद फूल है, सफ़ेद गाय है, सफ़ेद घोड़ा भी शुक्र से संबंध रखता है। और जो हीरा या वाइट ओपल ये भी शुक्र से संबंध रखता है। तो आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जो आपके सामर्थ्य में हो, बजट में हो, वो चीज़ें आप इनमें से चुनें और दान करें। चावल इनका अनाज होता है, दही इनके क्षेत्र में आता है, पनीर इनके क्षेत्र में आता है। जितने भी दलदल वाले क्रीमी पदार्थ होते हैं वाइट कलर के, वो सारे शुक्र के ही हैं। चांदी, प्लेटिनम, इससे भी शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मिश्री, दूध, दही ये आपने पीछे जान ही लिया है। सफ़ेद चंदन, जूही का फूल, सफ़ेद जो चमेली का फूल होता है, सफ़ेद चंपा का फूल होता है, उनसे भी शुक्र का खास संबंध होता है। जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं, इत्र होते हैं, उनसे बुध का और शुक्र का, और जितने परफ्यूम एल्कोहल बेस्ड होते हैं उनमें राहु का भी संबंध हो जाता है। शुक्र के मंत्र आपको सूर्योदय के समय जप करने हैं 16,000 बार। और खास करके इनका जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और गूलर की जो लकड़ी होती है वो शुक्र महाराज की खास पसंद की लकड़ी होती है, उससे आपको हवन करना चाहिए देसी घी में डुबा डुबा के। अगर शनि की बात करेंगे तो इनका जो अनाज है वो काला उड़द है, रत्न इनका नीलम है। हरा उड़द भी आप चढ़ाते हैं अगर, तो वो भी बुध, शनि, राहु तीनों से संबंध बनाता है। काला तिल, उनसे भी शनि का संबंध है। लोहा, इनसे भी शनि का संबंध है। सोना दान करके भी आप अपने शनि को शांत कर सकते हैं। सोना कितने के लिए? सोना सूर्य के लिए, सोना मंगल के लिए, सोना चंद्रमा के लिए, सोना गुरु के लिए और सोना शनि के लिए। तो स्वर्ण दान करना एक अच्छा उपाय है, बट योग्य आदमी को करें। काली गाय मिल जाए उसकी सेवा करें, आपके शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। कुल्थी एक अनाज होता है, वो भी शनि के अंडर आता है। जितने प्रकार के तेल होते हैं, सरसों के तेल, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सारे शनि के अंडर में आते हैं। काले फूल, नीले फूल शनि के अंडर में आते हैं। काला वस्त्र, काला जूता, भैंस, सफाई कर्मचारी, कंबल, तलवार, ये सारे शनि के हैं। शनि का आपको मंत्र जप करना है रात्रि में, क्योंकि शनि, चंद्रमा ये सब रात्रि के प्लेनेट हैं। शनि के लिए आपको कस्तूरी दान करना चाहिए। 23,000 बार शनि का मंत्र जप करना चाहिए। और शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। शमी की जो लकड़ी होती है वो शनि को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, तो आप शमी की लकड़ी से भी इनका हवन कर सकते हैं। राहु केतु के लिए सप्तधान्य होता है, जो हमने पीछे बात की थी। और राहु के लिए गोमेद रत्न होता है। राहु के लिए जो रत्न होता है गोमेद है, और केतु के लिए होता है लहसुनिया। और राहु का मेटल सीसा होता है, और केतु का जो मेटल होता है वो लोहा होता है। सोना राहु को भी प्रिय है। तो शनि, राहु, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल इतने सोने से बैलेंस होते हैं। शनि जहाँ काली गाय से प्रसन्न होते हैं, राहु काले घोड़े से प्रसन्न होते हैं। तांबे का बर्तन ये राहु के लिए है।
तेल राहु के लिए है, काले फूल ये भी राहु के लिए है, नीले फूल ये भी राहु के लिए है, शनि के लिए भी है, नीला कपड़ा नीला वस्त्र राहु के लिए है, नारियल कंबल ये राहु के लिए है। अब अगर कंबल 2 कलर का हो जाए तो केतु के लिए भी हो जाता है। राहु का मंत्र आपको 19,000 बार जप करना चाहिए, वो भी रात्रि में जप करना चाहिए। और जो राहु का मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और दूर्वा जो घास होती है वो राहु के लिए परम प्रिय है, उससे आप इनकी हवन कर सकते हैं संविधा बनाकर। और केतु के लिए अभी हम काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी जान चुके हैं, पर फिर भी केतु के लिए अगर देना चाहें आप दान तो बकरा दे सकते हैं, नारियल का भी, काले वस्त्र का, और धुएं के जैसे नीले जो फूल होते हैं उनसे भी केतु का संबंध होता है। जो मंदिर के झंडे होते हैं उनसे केतु का संबंध होता है, वो आप दान कर सकते हैं। कंबल कस्तूरी इनसे भी केतु का संबंध होता है, इनको आप दान कर सकते हैं। और 17,000 बार इनके मंत्र का जप करना चाहिए, रात्रि में जप करना चाहिए। और इनका जो मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सा केतवे नमः। और जो कुश होता है, कुश इनकी प्रिय संविधा का है, जिससे आपको हवन करना है देसी घी में डुबाकर। तो ये चीज़ें आपने जाना जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने 9 ग्रहों को एनर्जाइज करने के लिए, या अपने किसी प्लेनेट के सामने किसी प्लेनेट को एक्टिव करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक प्लेनेट को मजबूत किया जाए बिना उसके एंटी प्लेनेट को डिस्टर्ब किए हुए, तो आप उस प्लेनेट के दोस्तों को एक्टिव करिए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये फ्रेंड है। आप इनमें से किसी को भी एक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके बाकी प्लैनेट्स को एक्टिव करिए। सूर्य को एक्टिव करना चाहते हैं, सूर्य को एनर्जी देना चाहते हैं, तो उनको मंगल बृहस्पति की एनर्जी दें। अर्थात सूर्य देवता को जब जल चढ़ाते हैं पीला फूल चढ़ाएं और साथ में थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दें, तो सूर्य को मंगल और बृहस्पति की एनर्जी मिल गई। ऐसे ही बृहस्पति को आप एनर्जी देना चाहते हैं तो बृहस्पति को मंगल की सूर्य की एनर्जी दीजिए, चंद्रमा की एनर्जी दीजिए। बृहस्पति को कच्चा दूध चढ़ाइए, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, या आप बृहस्पति को जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आप लाल रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का फूल मंगल शुक्र दोनों के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा गुड़ चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बृहस्पति को एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी आप सूर्य मंगल को देना चाहते हैं, आप थोड़ी सी चने की दाल चढ़ा सकते हैं। तो आपको उपाय डिजाइन करने पड़ेंगे अपने प्लैनेट्स को मजबूत करने के लिए। सेम में शनि, बुध, राहु, शुक्र, इनको आपको किसी से दूसरे से मजबूती देनी है, क्योंकि जब आप किसी अपने दोस्त के साथ होते हो, कई दोस्तों से साथ घिरे होते हो, तो आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो, ज़्यादा एनर्जी फील करते हो। और अगर आप जब अकेले होते हो ना, तब आप एनर्जी फील नहीं करते हो, डल महसूस करते हो। इसलिए शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से अगर आप किसी आपको मजबूत करना चाहते हो किसी प्लैनेट को, तो उनको बाकी प्लैनेट्स के जो सामान होते हैं वो भी चढ़ाइए, ठीक है। आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो श्रृंगार का सामान आप माता रानी को चढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको बुध का जो परफ्यूम होता है, इत्र होता है, वो चढ़ाइए। शनि का जो काला उड़द है, काला तिल है, वो भी आप दुर्गा जी को चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को आप जल चढ़ाइए, उसमें शनि का भी सामान मिलाइए, राहु का भी सामान मिलाइए, केतु का भी सामान मिलाइए और बुध का भी सामान मिलाइए और चढ़ाइए। आपके जो कारक प्लैनेट हैं वो मजबूत होते जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ का अर्थात मंगल, उसमें आप कच्चा दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए और मिट्टी अर्थात मंगल। आपने मंगल, सूर्य, बृहस्पति सबको मिला दिया और इस चंदन से, इस मिट्टी से, गीली मिट्टी से आप तिलक करिए, आपके माथे पे आपने लगा लिया, तो आपके प्लैनेट्स एक साथ एक्टिव हो रहे हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स एक साथ आ रहे हैं। सो इस तरह से आप इन चीज़ों का उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में इनका फल ले सकते हैं और फल लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ इन चीज़ों का आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।